चलिए बच्चों, आज से हम द्विघात समीकरण देखेंगे। द्विघात समीकरण जो चैप्टर है इसके, और यहाँ से हमारी जो वीडियोज़ हैं वो लगातार आप तक पहुँचती रहेगी। थोड़ा नेट के प्रॉब्लम के वजह से सुचारू रूप से जो वीडियोज़ थे वो आप तक नहीं पहुँच पाए, वो उसके लिए हमें खेद है, लेकिन थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ऐसा हो रहा था। लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा, उसे ठीक कराया गया है। चलिए हम शुरू करते हैं द्विघात समीकरण को। तो द्विघात समीकरण जानने से पहले इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग जानेंगे, उसके बाद द्विघात समीकरण पे आएंगे। तो जैसे पहला हम लोगों का है चर और अचर। चर और अचर क्या होता है? तो सीधी बात है, चर मतलब जो बदलता रहता हो, ठीक है, अर्थात जिसका मान जो फिक्स ना हो, जिसका मान फिक्स नहीं होता है उसी को चर कहते हैं, ठीक है। अर्थात हम लोग ये भी बोल सकते हैं जो अज्ञात राशियाँ होती है उन्हें हम चर कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से निरूपित कर लेते हैं। जैसे बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि XYZ जो होता है वो चर होता है, ये गलत है। देखिए चर किसे क्या होता है? तो जो अज्ञात होता है, जिसका मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। तो चर को हम लोग अल्फ़ाबेट के लेटर से निरूपित करते हैं, ना कि उन्हें कहते हैं, ओके। यानी कि जो XYZ होता है, ABC, ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं? हमारे चर होते हैं, ठीक है। इनसे निरूपित किया जाता है। अब अचर की बात आती है, अचर किसे कहते हैं? तो अचर अर्थात जिनका मान परिवर्तित न हो, इट मीन्स जो हमको ज्ञात हो, ठीक है, जो हमको ज्ञात हो। जैसे हम लोग ये बोल दें कि दुकान से चावल लाना है, तो कितना लाना है ये हमें पता नहीं है। हो सकता है कि 2 kg भी लाना है, हो सकता है कि 5 kg भी लाना है, यानी कि हमें चावल लाना है लेकिन कितना लाना है पता नहीं है। तो इसको हम लोग मान कर चलते हैं, ठीक है। मान लिया जाता है कि माना हमें X kg लाना है, Y kg लाना है, यानी कि हमको पता नहीं है, ठीक है। तो उसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर से रख करके निरूपित करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमको ज्ञात होता है उसे हम लोग चर कहते हैं, अचर कहते हैं, चर नहीं अचर, ठीक है। फॉर एग्जांपल में जैसे मैंने बोला कि हम लोग जैसे दुकान जा कर के चावल लाना है, तो चावल लाना है, केवल वो चर हो गया। लेकिन ये मैं यूँ ऐसे बोल दूँ कि हमें 2 kg चावल लाना है, तो हमें चावल की जो मात्रा है वो पता चल गई, ठीक है। तो जो ज्ञात होते हैं उन्हें हम अचर कहते हैं, ठीक है, और जो अज्ञात होते हैं उन्हें हम चर कहते हैं। चलिए अब थोड़ी सी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक। चर और अचर के बाद हम लोग जानेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक अर्थात बीजीय व्यंजक जानने से पहले थोड़ी हम लोग बात कर लेंगे संक्रिया की। संक्रियाएं, ठीक है, ऑपरेशन। संक्रियाएं, संक्रियाएं क्या होती है? तो संक्रियाएं आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। संक्रियाएं क्या कौन कौन सी होती है? तो हमारी जो गणित है इसमें 4 संक्रियाएं ही होती हैं। कौन कौन सी? एक हो जाता है प्लस, दूसरा हो जाता है माइनस, तीसरा हो जाता है गुणन, ठीक ना, और चौथा भाजन, ठीक ना। योग यानी कि संकलन, ये माइनस यानी घटाना, इट मीन्स इसका जो मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग होता है व्यवकलन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं इसको संकलन, इसको बोलते हैं व्यवकलन। इसको बोलते हैं गुणन, और ये हो जाता है भाजन, ठीक है। तो जो हमारी है, हमारी कितनी संक्रियाएं होती है? 4 संक्रियाएं होती है। योग, ठीक है, फिर अंतर, गुणा और भाग, ये 4 होते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो चर और अचर के संयोग से मिलकर बना ऐसा पद जो 2 या 2 से अधिक संक्रियाओं द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। तो उस पद को ही हम बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल में हम लोग ले लें कि जैसे ये x³ माइनस 3x² प्लस 9x⁴ माइनस 2x प्लस 3। तो इसमें हमारे चर भी है और अचर भी है।
एक्स हमारा चर का काम कर रहा, ये 3, 9, 2, 3 जो है ये हमारे क्या है, अचर है। और इसमें संक्रियाएं भी, ये प्लस माइनस इन दोनों के बीच गुणा, ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी गुणा, ये प्लस। तो हमारे यहाँ पे 3 संक्रियाओं का उपयोग किया गया है। तो परिभाषा के अनुसार चर और अचर के संयोग से मिलकर बना ऐसा पद जो 2 या 2 से अधिक संक्रियाओं द्वारा जुड़ा होता है उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जब हम लोग इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, ठीक ना, एक ऐसा पद जिससे हम सभी को परिभाषित कर सके, बता सके, ठीक है, वो ये होता है x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस a3 x टू द पावर n माइनस 3 प्लस डॉट 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 प्लस a टू an, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है हमारी बीजीय व्यंजक। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। इसके बाद तो बीजीय व्यंजक के बाद हम लोग इसी के प्रकार पढ़ लेते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो जो बीजीय व्यंजक होता है उसके 4 प्रकार होते हैं। पहले में आ जाता है एक पदी बीजीय व्यंजक, ठीक है, एक पदीय बीजीय व्यंजक। दूसरा होता है द्विपदीय बीजीय व्यंजक, तीसरा त्रिपदी, ठीक ना, और चौथा बहुपदी या बहुपद, ठीक ना। तो एक पदीय बीजीय व्यंजक क्या होता है थोड़ा जान लेते हैं। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद होता है उसे हम एक पदीय बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं ये 5x, फिर ले लिए हम 6, फिर ले लिए हम 8x³, ठीक है, या x टू द पावर 5 डॉट 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 डॉट। ये सभी के सभी हमारे क्या है, एक पदीय बीजीय व्यंजक है। चलिए इसके बाद हम लोगों का ये दूसरा जो होता है वो हो जाता है द्विपदीय बीजीय व्यंजक। द्विपदीय बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, ठीक है। अब द्विपदीय बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें 2 पद होते हैं उसे द्विपदीय बीजीय व्यंजक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 2, ठीक ना, x² माइनस 3, ये क्या हो जाएगा 4x³ माइनस 1, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, हमारे द्विपदीय बीजीय व्यंजक हो जाते हैं। थोड़ी एक बात हम लोग यहाँ जान लेंगे कि जो पद बांटता कौन है, कैसे हम लोग बताएंगे कि पद कितने हैं। तो पद को बांटता है धन चिन्ह और ऋण चिन्ह, ठीक है। जैसे ये 4 × x³ है तो ये एक ही पद है, 2 अलग अलग नहीं है। लेकिन 4x³ और ये 1, ये 2 अलग अलग पद है, इनके बीच क्या साइन आया है, कौन से चिन्ह, ऋण चिन्ह, ठीक है। तो पद का जो भाजन है वो पद को कौन बांटता है, वो बांटता है हमारा धन चिन्ह और ऋण चिन्ह, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा हम लोग जानते हैं त्रिपदीय बीजीय व्यंजक। क्या चीज़, त्रिपदी यानी कि त्रिपद, त्रिपदीय बीजीय व्यंजक। त्रिपदीय बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें 3 पद होते हैं उसे त्रिपदीय बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। क्या बोले, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें 3 पद हो, जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx, ठीक है, ये हो गया 4x³ माइनस 2x प्लस 1, ये हो गया। ये सारी चीज़ें जो हमारी होती हैं वो क्या होती है, त्रिपदीय बीजीय व्यंजक, ठीक ना। अर्थात जिसमें 3 पद हो जाते हैं उसे हम त्रिपदीय बीजीय व्यंजक
कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो चौथा होता है वो हो जाता है हमारा बहुपद। क्या हो जाता है? बहुपद। क्योंकि ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 9th में भी जब हम लोग बहुपद पढ़े थे चैप्टर, तो वहाँ पर भी इसको जाने थे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों का जो चैप्टर था दूसरा, उसमें भी बहुपद था, तो वहाँ पर भी बताया था कि बहुपद क्या होते हैं, बीजी व्यंजक क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ उसको ताज़ा कर ले रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बहुपद क्या होता है? तो ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें 2 से अधिक पद हो जाए उसे हम बहुपद बोलते हैं। ठीक ना, जैसे त्रिघात ये त्रिपदी भी हमारा बहुपद हो जाएगा। ठीक ना, ये 2x³ - 4x² + x - 2 ये हमारा बहुपद हो गया। ठीक है, ये ax⁵ - bx4 + cx³ + 8x² - 9 ये भी हमारा क्या हो गया? बहुपद हो गया। तो ये सभी के सभी हमारे क्या है? बहुपद है। बहुपद मतलब जिसमें बहुत सारे पद आते हो, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद हो, अर्थात 2 से अधिक जब पद हो जाते हैं तो उन्हें हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा हम आगे जानते हैं। तो बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार क्या क्या होते हैं? तो बहुपद के पहले प्रकार में आ जाता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। ठीक है, दूसरा आ जाता है द्विघात बहुपद। तीसरा हम लोगों को जानना है त्रिघात बहुपद। देखिए, हमें मुख्य रूप से तो पढ़ना यही है, इसी से समीकरण पढ़ना है। ठीक है, त्रिघात बहुपद, इसको थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। चौथा हमें जान लेना है शून्य बहुपद। ठीक है, ये चीज़ें जान लेनी है। लेकिन ये जानने से पहले हम बात कर लेंगे घात की। किसकी? घात की, कि घात क्या होता है। घात, बहुपद का घात। तो बहुपद का घात क्या होता है? तो बहुपद में स्थित जो चर होंगे उस चर के अधिकतम घात को उस दिए गए बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4x⁴ - 3x² + 1 कर दूं, तो इसका जो घात होगा, इस पूरे बहुपद का जो घात होगा वो हो जाएगा 4। ठीक है, थोड़ा एक और समझ लेते हैं। जैसे 2x⁴ - 3x8 - 2⁹ ये आ गया। तो जब घात की बात करें, घात की, तो यहाँ अधिकतम घात तो 9 दिख रहा है, लेकिन ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? तो परिभाषा के अनुसार बहुपद में स्थित चर के अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, ना कि अचर के घात। हमें अचर के घात से कोई मतलब नहीं रखना है, हमें बस मतलब रखना होता है तो चर के घात से। चर का घात जो अधिक होगा वही हमारा पूरे बहुपद का घात होगा, अचर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जब हम लोग घात की बात करें इस बहुपद की, तो इसका हो जाएगा 8। ठीक है, क्लियर? चलिए, वही बात आती है रैखिक बहुपद। तो रैखिक मतलब एक, यानी कि ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, और इसी से प्राप्त समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद यानी कि जैसे 2x - 4, ठीक है, ax + b 5x + 9, ये सभी के सभी हमारे क्या चीज़ें हैं? तो रैखिक बहुपद है जिसमें चर का जो अधिकतम घात हो 1 हो जाए उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। हमें दूसरा चीज़ इसमें जानना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? तो ऐसा बहुपद
जिसका घात 2 होता है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बहुपद में चर का जो अधिकतम घात हो वो 2 हो जाए, उसे ही हम लोग क्या कह देंगे, द्विघात बहुपद। जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ठीक ना, ये व्यापक, ये जो स्टैंडर्ड टर्म है वो भी है ये द्विघात बहुपद का, ठीक है। ये x² प्लस x प्लस 1, x माइनस 2x² प्लस 1, ये सभी के सभी हमारे क्या हैं, ये सभी के सभी द्विघात बहुपद है, ठीक है। देखिए द्विघात ये जो बहुपद है इनमें हमें कितने पद हैं हमको उससे मतलब कोई नहीं, कुछ नहीं होता है, हमको मतलब होता है तो उनके घातों से, जबकि बीजीय व्यंजक में हमें मतलब होता है पद से कि कितने पद होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे ना हो, याद रखिएगा, नोट में लिख लीजिएगा कहीं कि हम जब द्विघात बहुपद की बात करें या बहुपद की जब बात करें तो बहुपद में कौन सा बहुपद है, द्विघात है, त्रिघात है, रैखिक है, शून्य है, तो इससे हमें केवल उसके घातों से मतलब होता है, ना कि उसके पद से। जबकि बीजीय व्यंजक में हमें पद से मतलब होता है, ना कि घातों से, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे जब त्रिघात बहुपद की, कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो हो जाता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक ना। और एक और ले लेते हैं 2x3 माइनस 2x पावर 3 माइनस x² प्लस x माइनस 2, ठीक है, डा ये जो होंगे सभी ये क्या हो जाते हैं, त्रिघात बहुपद, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है, ठीक है, तो ऐसा बहुपद जिसका घात 0 हो, अर्थात हम ये बोल लेते हैं जितने भी हमारी संख्यात्मक मान होते हैं सभी के सभी शून्य बहुपद में आते हैं, क्योंकि वहाँ पे चर का जो घात होता है वो 0 होता है, ठीक है। ये जैसे 2, 4, 9, ठीक है, डा ये सभी के सभी हमारे किस में आ जाते हैं, शून्य बहुपद में आ जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो 2 है हम इस 2 को 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, 2 गुणे, और ये जो 1 है इसको हम x के घात 0 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो जाए तो उसका मान हमें 1 प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी जो अगर हम घात की बात करें, यहाँ पे घात की, तो यहाँ पे इसका जो घात है वो क्या हो गया, वो हो गया आपका 0, ठीक है। तो ये हमारे बहुपद है और बहुपद के प्रकार, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे बात करें द्विघात समीकरण की। तो ये हमें बनता है द्विघात बहुपद से, ठीक है। द्विघात बहुपद से प्राप्त समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। देखिए यही जो द्विघात बहुपद है हमारा, ये द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है। ये जो द्विघात समीकरण है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो द्विघात बहुपद है इसको 0 के बराबर कर दिए, ठीक ना, तो ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण। समीकरण इट मीन्स बस इतना आप समझ लीजिए कि कंपैरिजन करना होता है, तुलना करना, ठीक है, जिसमें जिसकी सहायता तुलना करके हम जो अज्ञात राशि है उसका मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं द्विघात समीकरण में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। यहाँ तक तो हमने बहुपद की बात किया, बहुपद में द्विघात बहुपद आया। अब द्विघात बहुपद से बहुपद, ये द्विघात समीकरण की बात कर लेंगे, तो इसमें हमें पहला जो टॉपिक है वो पढ़ लेना है इसके मूल। क्या पढ़ लेना है, मूल, द्विघात समीकरण के मूल। मूल क्या होता है, तो मूल मतलब वह राशि, वह चर का वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर दे,
यानी कि x की वास्तविक मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है वही दिए गए समीकरण का क्या कहलाता है, मूल कहलाता है। ठीक है, तो ये जो मूल होता है, ये मूल की बात करें तो ये मूल हमारे दो प्रकार के हो जाते हैं। द्विघात समीकरण के जो मूल है वो दो प्रकार के हो जाता है। पहला मूल जो है वो हो जाता है वास्तविक मूल। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है काल्पनिक मूल। ठीक है, दो हमारे ये मूल है, वास्तविक और काल्पनिक। जो दो मूल होते हैं, वास्तविक मूल और काल्पनिक मूल, ठीक ना। द्विघात समीकरण के जो x होंगे उसके मूल जो होते हैं वो दो होते हैं। देखिए, जब हम लोग मूलों की बात करें तो मूल कैसे बताएं कि मूल कितने होते हैं, तो द्विघात समीकरण के घात से हम बताएं कि इसके दो मूल हैं। अर्थात यूँ कह लें कि जिस समीकरण का जो घात होता है उस समीकरण के उतने ही मूल होंगे। अगर हम त्रिघात समीकरण ले लिए तो उस समीकरण में जो x का मान होगा वो 3 मान होगा, यानी कि x की 3 ऐसी मानें होंगी जो समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ जब हम द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं तो ये जो समीकरण मिला है इसका घात 2 है, तो x के जो मान मिलेंगे वो 2 मिलेंगे जो कि इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ के लिए जो x का मान होगा वो -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a हो जाएगा। वो कैसे होता, देखिए ये जो हम x का जो मान होता है ये हो जाता है b²। देखिए, ये जो हम द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं, द्विघात समीकरण यानी कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। अब ये हम इसके मूल की बात करें, मूल किसे कहते हैं तो बताया। ये जो मूल होता है इस समीकरण के लिए जो मूल यानी कि x का मान होगा वो 2 होता है, -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a। ठीक है, इसको हम लोग आगे डिराइव भी करेंगे कि ये कैसे है, कैसे प्राप्त होता है। इसको द्विघात फार्मूला, द्विघात सूत्र के नाम से भी जानते हैं, सीधाचार्य का नियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होगा आगे हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे केवल इसके बारे में देखते हैं कि मूल क्या होते हैं। तो जब मूल की बात आई तो मैंने बताया कि जो मूल है वो 2 प्रकार के हैं, एक वास्तविक मूल और दूसरा हो जाता है काल्पनिक मूल। अब हम लोग बात आती है हम लोगों की कि हम कैसे पहचानें कि कौन सा जो मूल है वास्तविक है और कौन सा मूल जो है वो काल्पनिक है। तो उसके लिए हमें इसी में पढ़ना है विविधकर। हम विविधकर की सहायता से ये बता देंगे कि जो मूल होगा वो वास्तविक होगा कि काल्पनिक। हमारा जो विविधकर का जो सूत्र होता है वो d = b² - 4ac होता है। ठीक है, और ये जो विविधकर है ये b² - 4ac जब इज ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाए तो वो जो मूल होंगे वो वास्तविक मूल हो जाते हैं। लेकिन दिए गए समीकरण से अगर हम विविधकर निकालें और उसका मान d = b² - 4ac जो है, इसका मान अगर हमें 0 से छोटा अर्थात ऋणात्मक प्राप्त हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक मूल। उसके जो मूल प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक। अगर मैं एग्जाम्पल ले करके देखूं,
तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम लोग मान निकालते हैं तो इसका मान वास्तविक मिलेगा अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो मान आया d का, ये कितना हो गया, b स्क्वायर यानी कि 5 का वर्ग माइनस 4a यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 और c यानी कि ये 6। तो कितना हो गया, 5 पच्चे 25, 6 चौके 24, यानी कि कितना मान मिला 1, जो कि 0 से बड़ा है। अर्थात इसके जो मूल्य प्राप्त होंगे वो हमारे क्या मिल जाएंगे, हो जाएंगे वास्तविक। ठीक है, एक और एग्जाम्पल काल्पनिक का देख लेते हैं। तो जब काल्पनिक मूल की बात करें हम, तो जो काल्पनिक मूल, एक हम इसे समीकरण लेकर देख लेते हैं। ये हो गया ये 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसके लिए हम इसकी विविधता यानी कि d की बात करें तो हो जाएगा 2 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 6 इंटू 4। ठीक है, ये हो गया। अब बात करें ये मान निकाले तो ये हो गया 2 दूनी का 4 और ये 4 छक्के 24, 24 चौके 96 यानी कि 96, ये मिल गया। और ये जो मान मिला ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा -92, जो कि 0 से छोटा है। तो इस तरीके से हम बता देते हैं कि जो द्विघात समीकरण है उसके काल्पनिक है। ठीक है, तो ये वास्तविक और काल्पनिक की बात आती है। हम जब वास्तविक की बात करते हैं, मूल जो है 2 तरीके से होते हैं। एक तो होता है असमान मूल और एक होता है समान मूल। ठीक ना, जब वास्तविक मूल की बात करें तो इसके 2 मूल आ जाते हैं। पहला मूल आ जाता है असमान मूल और दूसरा आ जाता है समान मूल। ठीक है, अब असमान मूल क्या होता है, तो जिसमें ऐसा द्विघात समीकरण जिसके मूल अलग अलग होते हैं उन मूलों को ही हम असमान मूल कहते हैं। देखिए, जैसे हम इसी इक्वेशंस को ले लेते हैं। ठीक है, तो ले लिए हैं 2 या दूसरा ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक ना, तो ये जो समीकरण है इसके जो x का मान आएगा इसमें वो आ जाएंगे अलग अलग, असमान आ जाएंगे। ठीक है, और समान में हम ले लेते हैं जैसे एक एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये एक ले लेते हैं। तो ये हो गया, इससे हो जाता है हमारा समान मूल। ठीक ना, अब असमान और समान के लिए बताना है कि हम कैसे बताएं कि मूल असमान है कि समान, वो इस विविधकर से ही निकालते हैं। ये जो d की वैल्यू है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा आ गया तो वो क्या हो जाएगा, असमान मूल। अगर यही d का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 के बराबर आ गया तो उसका हो जाता है समान मूल। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल जो लिया हूँ, देखिए यहाँ से मैं जब यहाँ रखूँगा ये b की वैल्यू 5 का वर्ग माइनस 4 गुणे a मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 2 गुणे c का मतलब अचर पद यानी कि 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4 दूना 8 और 3 का 24, ये हो जाएगा 24, यानी कि मान मिल गया 1 जो कि 0 से बड़ा है। तो ये जो इसका मान आएगा वो क्या होगा, असमान मूल होंगे। अब कौन कौन सी होगी वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ के लिए जो मूल आ जाएंगे x इज इक्वल टू -2 और -3, अलग अलग ये जो मूल आ गए। ठीक है, कैसे लिख लेंगे वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अब समान मूल की बात कर ले तो ये जो आया है समीकरण यहाँ से देखते हैं, ये 4 का वर्ग माइनस 4 4 a की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 1 c यानी कि अचर पद 4,
तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 चौके 16 इज इक्वल टू 0। ये कितना आ गया, ये 0 के बराबर आ गया। तो ये जो हुआ इसके मूल जो होंगे वो समान होंगे। ठीक है, तो ये बात रही हमारी मूल की द्विघात समीकरण की। अब हमें इसमें पढ़ना है द्विघात समीकरण में, ये तो मूल जो निकल गए इनके बारे में जान लिए। अब ये मूल कितने प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है, कितने मेथड है वो हम जानेंगे। ठीक है, तो इसके 3 मेथड होते हैं। पहला आ जाता है गुणनखंड विधि, दूसरा आता है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा आता है द्विघात सूत्र यानी कि सीधाचार्य का नियम। ठीक है, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।